जय हिंद दोस्तों। गुरुन के और एमडीएस परिवार के ऑनलाइन एजुकेशन ये जो आपको दिया जा रहा है उसमें आपका स्वागत किया जाता है। एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं आज हमारा साइंस का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन जो कि हमें कहना चाह रहा है अमीबा। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, यानी अमीबा के भोजन का पाचन होता है। अमीबा हमने देख लिया था कि अमीबा हमारे पास जो होता है वो अमीबा हमारे पास प्रोटोजोवन होता है, और प्रोटोजोवन जो इर्रेगुलर शेप का अमीबा होता है इसके अंदर पाचन के लिए हमें पता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कूटपाद कहते हैं। यानी अमीबा में क्या किया जाता है, सॉरी एक मिनट, अमीबा में गति के लिए तो कूटपाद होता है, अमीबा में गति के लिए तो कूटपाद होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पाचन से संबंधित है तो पाचन के लिए वो कूटपाद का हेल्प तो लेता है, लेकिन पाचन होता है किससे होता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल से। आपके एक नंबर में एक क्वेश्चन भी बनता है कि अमीबा में पाचन का जो डायग्राम होता है, जो चित्र होता है कि अमीबा में पाचन किस तरीके से होता है, तो हम जानते हैं अमीबा में किस तरह से पाचन होता है। अमीबा में जिस दिशा में उसका भोजन होता है, यानी जिस दिशा में उसका फूड होता है, अमीबा क्या करता है उस दिशा में फूड कूटपाद बनाता है। यानी ये मान लीजिए अमीबा का भोजन था, अमीबा उस डायरेक्शन में क्या बनाता है, कूटपाद बनाता है और भोजन को अंदर की तरफ ले लेता है। इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन, यानी भोजन के अंतःग्रहण के लिए, भोजन के अंतःग्रहण के लिए इसने क्या कर लिया, कूटपाद बना लिए, और कूटपाद बनाकर भोजन को इनवेजिनेट ले लिया। अगली कंडीशन में ये क्या करेगा, पूरी तरीके से भोजन को अंदर ले लेगा, और भोजन को अंदर लेकर क्या बना लेगा, उसके चारों तरफ हम क्या कह सकते हैं, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। आ गई बात समझ में? इसे हम एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस से भी समझ सकते हैं। एंडोसाइटोसिस यानी कोशिका के अंदर किसी भोज्य पदार्थ को लेना, हम एक बात कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस यानी किसी पदार्थ को, किसी भोज्य पदार्थ को अंदर लेना, जबकि हम बात कर सकते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब किसी भोज्य पदार्थ को जो अनडाइजेस्टेड है, अपचित है, उसको शरीर से बाहर की तरफ त्यागना, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये प्रश्न आपके एक नंबर में इसका चित्र बनाकर भी पूछा जा सकता है कि अमीबा में जिस दिशा में उसका भोजन होता है कूटपाद द्वारा दर्शाइए। तो हमारा क्वेश्चन था अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा में भोजन का पाचन कहां होता है, तो भोजन का पाचन तो होगा खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल में, लेकिन भोजन कैसे अंदर लिया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, यानी जो हम भोजन अंदर लेते हैं, उस भोजन को जब हम अंदर लेते हैं तो किस तरीके से उसमें भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। हम जानते हैं हम हमारा भोजन माउथ यानी मुख से लेते हैं, उसके बाद ये फूड पाइप में होता हुआ आगे जाकर स्टमक में जाता है, और स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ एनस से बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड यानी अपचित भोजन होता है वह गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें भोजन की जो गति होती है वो कैसे होती है, तो प्रश्न हमें यही कहना चाह रहा है। तो इसकी जो गति होती है उसे पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति में क्या किया जाता है कि पेशियों का क्या होता है बेटा, इसका संकुचन होता है, शिथिलन होता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है, जिससे भोजन आगे की ओर जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रोडक्ट, क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जब हम देखते हैं कि हमारे पास पूछना चाह रहा है कि अवायवीय श्वसन में हमारे पास भोजन का पाचन कैसे होता है,
हिंदी में प्रश्न कहना चाह रहा है पौधे में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, यानी अवायवीय उसने श्वसन किया है। श्वसन का मतलब जब हम जानते हैं, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या होता है C6H12 और O6, जब इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसका होता है तो हमारे पास C2H5OH यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके अंदर एथेनॉल बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगी प्लस हमारे पास क्या बन जाएगी, ATP के फॉर्म में एनर्जी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यानी यहाँ भोजन का क्या होता है, अपूर्ण पाचन होता है। पूरी तरीके से भोजन पचता नहीं है, अपूर्ण पाचन। लेकिन वायवीय श्वसन में हम बात करें, यानी हम बात करें कि पूरी तरह जब वायवीय श्वसन होता है तो उसके अंदर क्या ऑप्शन आता है, यानी C6H12O6 का जब 6O2 की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमारे पास ATP की फॉर्म में ऊर्जा बनती है। यानी यहाँ भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। कंप्लीट डाइजेशन हमारे पास किस में होता है, कंप्लीट डाइजेशन हमारे पास वायवीय श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन में। ये क्वेश्चन आपके डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बना है, इथेनॉल, यानी हमारे पास C2H5OH एथिल अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, इसी तरह CO2 और ATP का जनरेशन हुआ है, यानी ATP ऊर्जा के अणु बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। चलिए, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे सामने क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या है, तो हम देखते हैं मनुष्य में श्वसन वर्णक। हमारा राइट आंसर जो कहना चाह रहा है, राइट आंसर हमारा हीमोग्लोबिन को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है, हीमोग्लोबिन को। और हम ये जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन हमारे पास, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये हीमोग्लोबिन जो हमारे पास है ये कहाँ पाया जाता है, जब हमने इसे देखा था तो हमने देखा था हमारा जो ब्लड था, यानी हमारा जो रक्त था, इस रक्त के हमने 2 कंपोनेंट देखे थे। एक भाग हमने देखा था रक्त का तरल भाग, यानी लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी हमने इसका तरल भाग क्या देखा था, तरल भाग इसका प्लाज्मा था। जबकि जो दूसरी कॉर्पसेल्स यानी कणिकाएं हमारे पास उपलब्ध थी, तो हमने देखा था जो कणिकाएं थी वो हमारे पास 3 तरह की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके अंदर हमारे पास जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होती है, और तीसरी हमारे पास प्लेटलेट्स होती हैं। तो इसके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन का वहन करता है। और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन को वहन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मनुष्य में श्वसन वर्णक है, हमारा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे पास ये प्रश्न आया है डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से। हमें ये देखना है पाचन तंत्र के हमने भाग पढ़े थे, तो माउथ से हमारे पास पाचन स्टार्ट हो जाता है। और माउथ के बाद हमने देखा था कि एपिग्लॉटिस जो है उसके कारण भोजन फूड पाइप में निकलकर उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस की तरफ, यानी मुख गुहा के बाद ग्रास नलिका, और ग्रास नलिका के बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और बाहर लास्ट अंत में गुदा द्वारा अपचित भोजन बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं ए, लार की उपस्थिति के कारण मुंह में, यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कहां हमारा भोजन का पाचन होता है, प्रारंभिक स्टार्टिंग कहां होती है, शुरुआत कहां से होती है, क्या सलाइवा के कारण माउथ में होती है। दूसरा हमें कहना चाह रहा है ईसोफेगस दैट मूव्स टू फूड बाय द गट। अगर हम इसे देखना चाहे तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास आना चाह रहा है लार की उपस्थिति के कारण मुंह में।
तो भोजन का जो पाचन शुरू होता है, हम जानते हैं हमारी लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे पास ये टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेक्स शुगर में बदलता है। यहीं से भोजन का सलाइवरी अल्फा अमाइलेज जो है, इसी टाइलिन का दूसरा नाम है, यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, जबकि ईसोफेगस तो उसको केवल आगे कैरी करता है। अग्नाशय जो वसा के टूटने के लिए रस छोड़ता है, ये तो बहुत बाद की बात है। जब हम देखते हैं असेसरी ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियों के बारे में जब बात करते हैं, तब हम अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर राइट ए ऑप्शन है। अग्नाशय हमने देखा था, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि यानी हम कह सकते हैं कि मिक्स ग्लैंड है, क्योंकि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करती है। लास्ट ऑप्शन जो था स्टमक दैट हेल्प इन द मिक्सिंग फूड विद द डाइजेस्टिव जूस, तो हमारा राइट आंसर तो ये भी नहीं है। स्टमक के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, स्टमक हमारा जे शेप का होता है, जिसके हमारे पास 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक भाग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें कहना चाह रहा है which of the following is correct sequence of the body part in the human alimentary canal, यानी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भाग अंग पाए जाते हैं उसका सही क्रम क्या होगा। अभी हमने देखा इसका क्रम क्या होता है, हमने देखा माउथ, माउथ के बाद सीधा हमारे पास ईसोफेगस यानी ग्रास नली, जहां एपिग्लोटिस इसको श्वास नली में रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकती है, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन कह रहा है मुंह, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। जब हमने इस चैप्टर को देखा था तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट देखे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट देखे थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और तीसरा पार्ट हमने देखा था इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम बात करते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, और अंत भाग एनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो आया है वो प्लांट से रिलेटेड आया है, यानी हम जानते हैं पौधे के अंदर हमारे पास जल के यानी वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम पाया जाता है, जबकि फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास फ्लोएम पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टू द टिश्यूज अकॉर्डिंग द प्लांट्स नीड, यानी पौधे की आवश्यकता के अनुसार भोजन को फ्लोएम से ऊतकों तक कैसे पहुंचाया जाता है। जहां पे भोजन बनता है वहां से जिस भाग की तरफ उस भोजन की नीड होती है, उस भोजन की आवश्यकता होती है, उस भाग की तरफ ये भोजन चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें हम जानते हैं प्लांट अपना फूड कौन सी प्रोसेस से बनाता है, प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाता है, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, यानी अकार्बनिक भागों से मिलकर कार्बनिक भाग का निर्माण करता है। हम देखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, C6H12O6 बनाता है, प्लस 6O2 बनती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं का प्रयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में यहाँ ये ग्लूकोज शर्करा बनाता है तथा 6 अणु ऑक्सीजन के बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है केमिकल प्रेजेंट इन द तंबाकू स्मोक लीड टू ब्रेक डाउन द इलास्टिक टिश्यूज इन द एल्वोलाई, नेम द स्पेसिफिक कंडीशन, यानी तंबाकू के धुएं में मौजूद रसायन जो एल्वोलाई में लोचदार ऊतक के टूटने का कारण बनता है। हम सभी जानते हैं तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है, और ये जो निकोटीन है इसके कारण जो हमारे जो एल्वोलाई होती है उसके चारों तरफ लेयर बन जाती है, जिससे एम्फाइसीमा हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है द ओपनिंग एंड द क्लोज ऑफ स्टोमेटल पोर अपर्चर डिपेंड अपॉन,
यानी रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का ओपन होना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा वाटर इन गार्ड सेल। जब हम देखते हैं ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल पोर के चारों तरफ हम जानते हैं गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, ये गार्ड सेल प्रेजेंट होती है और यहां पर हेल्पिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा वाटर इन गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में वाटर आ जाता है जिसके कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइनिंग ऑफ स्टोमेटा इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम जानते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अमाशय में अंदरूनी जो परत होती है जहां HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन हमें सुरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए यहां जो HCl होता है, ये HCl पैराइटल कोशिका या फिर ऑक्जेंटिक कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी HCl इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स। अब इस अमाशय की परत को कौन बचाता है? तो अमाशय की परत को यहाँ उपस्थित म्यूकस, जो यहाँ म्यूकस की लेयर होती है, ये इस HCl से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जब हमने अमाशय को पढ़ा था तो हमने देखा था इसके 3 भाग, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, और कार्डियक भाग की तरफ हमने देखा था कार्डियक स्प्रिंक्टर पाया जाता है। बात करते हैं आगे। जब हम बाइल की बात करें, यहां पे हम देख लेते हैं बाइल यानी पित्त का निर्माण यानी इसका फॉर्मेशन कहां होता है? तो इसका फॉर्मेशन लिवर में होता है। लेकिन जब हम देखते हैं इसका स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है और ये सिक्रेशन यहीं से होता है। बात करते हैं लार एमाइलेज, जो हमारे जिसे सलाइवरी अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। ये टाइलिन लार से सिक्रेट होता है और इसी तरीके से ये क्या काम करता है? ये काम करता है हमारे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which part of alimentary canal receive bile from the liver? यानी लिवर आहर नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? आहर नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? हम जानते हैं, अभी अभी हमने बात करी थी कि यानी हमारे जो बाइल होता है, इस बाइल का फॉर्मेशन हमारे पास कहां होता है? लिवर में होता है। लेकिन इसका स्टोर हमारे पास गॉल ब्लैडर में होता है। और हम जानते हैं यहां से ये कहां जाता है? छोटी आंत में जाता है। कहां जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, यानी श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर जब हम देखते हैं तो गैसों का आदान प्रदान हमारा होता है फेफड़ों की एल्वोलाई में, यानी लंग्स की एल्वोलाई के अंदर इसमें क्या होता है? लंग्स की एल्वोलाई में आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान हमारे पास लंग्स की एल्वोलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है संकुचन, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ blood inside the heart। देखते हैं what prevents backflow of blood inside heart during contraction, यानी संकुचन के समय। हम जानते हैं हमारे हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, हमने बात की रही थी। ये क्वेश्चन हमारा आया है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में इसके आंसर बताइए कि इसके आंसर क्या होंगे। ये क्वेश्चन बना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से।
यानी हमारे पास, यानी जब हमारे पास ब्लड का ब्लैक फ्लो रोकने के लिए हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लैक फ्लो रोकने के लिए हार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हम जानते हैं हमारे पास कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व और कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हम जानते हैं द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट हमारे पास पाए जाते हैं। जब हम जानते हैं हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी हम बात कर सकते हैं हमारे पास बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच द्विवलनी कपाट होते हैं। कौन से होते हैं, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। और ये द्विवलनी कपाट हमारे पास कहां पाए जाते हैं, ये हम कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियम और कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जबकि हम बात करें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास कौन से वॉल्व होंगे, जिसे हम त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व हम कहते हैं। तो ये वॉल्व्स क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। तभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था लब और डब, यानी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था लब साउंड और हमने पढ़ा था डब साउंड। ये कब आता है, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड कॉमा बाइकस्पिड बंद होते हैं, तब हमारे पास लब का साउंड आता है। और डब का साउंड कब आता है, जब हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं, तब हमारे पास डब का साउंड आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बना है हमारे पास किडनी से संबंधित, यानी हमारे पास एक्सक्रीशन से संबंधित। द फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी आर कॉल्ड, यानी गुर्दे की निस्पंदन इकाई क्या है। जब हम जानते हैं हमारे पास जो किडनी होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जब हमने एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को हमने देखा था, तो हमने इस टाइप से एक स्ट्रक्चर देखी थी। बिल्कुल हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे बोमेन कैप्सूल होता है और बोमेन कैप्सूल के साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, हम इसे देखते हैं। बोमेन कैप्सूल के अलावा हमारे पास ये पीसीटी होता है। पीसीटी के बाद हमारे पास यहाँ पर लूप ऑफ हेनले क्या प्रेजेंट होता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद हमने देखा था यहाँ पे डीसीटी होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने देखा था लास्ट वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से ये संरचना आगे बढ़ती है। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देखते हैं बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल के अलावा ये हमारे पास ग्लोमेरुलस यानी इसे हम कहते हैं कोशिका गुच्छ। ये हमारे पास यहां पर, इसके बाद ये बोमेन कैप्सूल है, जिसे हम बोमन संपुट भी कहते हैं, बोमेन संपुट भी कहते हैं। आगे जाकर हमारे पास ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले जिसे हम हेनले का लूप कहते हैं, हेनले का लूप। और ये हमारे पास भाग आता है डीसीटी और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम सग्रह नलिका कहते हैं। ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें कहना चाह रहा है द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में किसके रूप में एनर्जी स्टोर होती है, स्टार्च के रूप में होती है, जो ग्लूकोज बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी, यानी पौधे में वह प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्वयपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्गेनेल्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, यानी कोशिकांग जहां पे हमारे पास प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पादप में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में
क्लोरोप्लास्ट के यहाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल्स दैट सराउंडिंग अ स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर को रक्षक कोशिकाएं, यानी रंध्र के छिद्र को रक्षक कोशिका घेरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे ह्यूमन, जो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है तो उन्हें हम कहते हैं विषम पोषी। विषम पोषी, जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप्स। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट सीक्रेट फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक दैट एक्ट एंड प्रोटीन्स, यानी जो प्रोटीन पे वर्क करता है, और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है, क्योंकि प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। तो प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम इसका, प्रोटीएज एंजाइम इसका आंसर होगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए संजना मैम, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। संजना मैम आपको अब आगे लीड करेंगी। हाँ, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति से रिलेटेड चीजें क्या हैं। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तीन साइड और तीन एंगल से रिलेटेड चीजों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड में मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ सकते हैं वो भी लेके आई हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये वैल्यू किसके इक्वल है। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको ना ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए। इफ अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी पड़ेगी। तो चलो क्विक रिवीजन के साथ में मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसके अंदर बच्चों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इस टाइप से आपको इन वैल्यू के मान याद करने हैं। मैं आपको पहले साइन की वैल्यू बता देती हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये होती है 1/2, ये होती है 1/√2, ये होती है √3/2 एंड ये होती है 1। अब आपको साइन से कॉस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे इजी है, इन वैल्यू को पलट कर लिख दीजिए, यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 इधर, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद में आपको निकालनी है tan। तो देखो प्यारे बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। यानी कि साइन की वैल्यू के अंदर अगर मैं cos की वैल्यू का डिवाइड करती जाऊं तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, tan थीटा की। तो 0 के अंदर 1 का डिवाइड करने पर आएगा 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1, √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे √3 एंड 1 में 0 का डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। ऐसे ही बच्चों इसको पलट कर लिख देंगे। इसको जब पलट कर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब आपको वैल्यू निकालनी है सेक की। तो बच्चों सेक थीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यानी कि कॉस की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर दिया जाए यानी व्युत्क्रम कर दिया जाए तो वो जो वैल्यू है वो किसकी बदल जाती है,
सेक की बन जाती है, तो 1 का उल्टा 1 होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, एंड 0 का रेसिप्रोकल होता है बच्चों इनफाइनाइट। अब वैसे ही हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट 2, √2, 2/√3 एंड 1। अब इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा था कि 2, 10, 30, तो 2, 10, 30 मतलब बच्चों हम जो है 2, 10, 30, तो देखो 2 को सिमिलर रहने देंगे, 10, 30 अभी जस्ट मैंने आपको टेबल में बताया है। 10, 30 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 10, 30 की वैल्यू दे रखी है 10, 10 वाली लाइन में आपको देखना है 30 यानी कि 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10, 30 की वैल्यू है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करनी है, तो ये हो जाएगा 2/√3 सेम रहेगा। जब इसको सिंपल करेंगे तो 1 सेम, 1 का स्क्वायर होता है बच्चों 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। ओके, ये तो आपको पता ही है। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो 2/√3 सिमिलर रहने वाला है, अपॉन नीचे नीचे का एलसीएम आ जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 3 एंड इसका मल्टीप्लाई इससे किया 1, तो ये क्या आया बच्चों 2/√3 अपॉन 4/3। तो देखो बच्चों √3 से ये कट हो गया √3 टाइम और 2 से ये कट हो गया 2 टाइम, तो ये वैल्यू आपके निकल कर आएगी, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर जाती है, तो ये आ गया √3/2। अब प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ कि ऐसा कौन सी इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद में sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है √3/2, तो √3/2 कौन सा करेक्ट है, sin 60 इज द करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cot स्क्वायर a माइनस 5 cosec स्क्वायर a। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 कॉमन लेने पर ये आ जाएगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। आपको पता है ये आइडेंटिटी होती है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, यानी कि ये वैल्यू किसकी है आपकी 1 की है, यानी कि इसकी जगह आप पुट कर दोगे 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 का मतलब क्या होता है बच्चों 5, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका 5 ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, ये रहा स्क्रीन पे, इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3/2, यानी कि आपको एक वैल्यू दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी पर्टिकुलर की वैल्यू देगा और आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछेगा या उसको सॉल्व करवाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है sin थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब आपको पता है ट्रिक के अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ट्रिक होती है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये तो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए होती है लाल बटे कक्का। अब आपको पता है एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, एंड प्यारे बच्चों के का मतलब है कर्ण। और यहां पर इंग्लिश मीडियम में पी का मीन्स परपेंडिकुलर, बी का मीन्स बेस एंड एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, और साइन थीटा क्या होता है P/H, यानी कि ये आपकी वैल्यू P की है और ये वैल्यू आपकी H की है। अब अगर हमें ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, बेस हम खुद निकाल सकते हैं, यानी कि ये ट्राइंगल है आपका, इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर दे रखा है हमें √3, मान लो ये थीटा है, ये दे रखा है √3 एंड हाइपोटेन्यूस दे रखा है 2, ये निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है
एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू दे रखी है आपको 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या है बच्चों 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 4। जब इसको सिंपल करेंगे 4 इक्वल्स टू 3 प्लस बी स्क्वायर, 3 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यानी कि आपकी यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी निकल कर आई प्यारे बच्चों, बेस की वैल्यू निकल कर आ गई 1, यानी कि ये b इक्वल्स टू आपका आ गया 1। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको पता है बच्चों कोसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन p, h अपॉन p प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन p। तो देखो बच्चों h की वैल्यू हमें दे रखी है क्या है 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। जब इसको सिंपल करेंगे हम तो ये हो जाएगा रूट 3 इज एलसीएम 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 3, इस रूट 3 से ये 3 कट हो जाएगा रूट 3 टाइम, तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आता है रूट 3। और रूट 3 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, तो आपका इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी साथ में जुड़े रहिएगा, जो वीडियो है उसको अपने बच्चों दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ कॉपी और पेंसिल लेके सॉल्व करें। अब आप इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेक करनी है। यानी कि इधर साइन है तो आपको ये देखना है कि ये 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू साइन के अंदर कब आती है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल्स टू, हमें पता है कि 1 अपॉन रूट 2 साइन के अंदर वैल्यू होती है साइन 45, पता ही है ओके। तो यहाँ से साइन को साइन से कंपेयर करेंगे, सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री। इज दैट क्लियर ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है आपको tan बीटा इक्वल्स टू 1। अब बच्चों आपको ये देखना है कि tan के अंदर 1 वैल्यू कितने की होती है, तो हम लिखेंगे tan बीटा इक्वल्स टू, tan के अंदर 1 वैल्यू होती है हमारी tan 45 की, इसको सेम लिखेंगे। और जब tan को tan से कंपेयर किया तो बीटा इक्वल्स टू भी क्या आ गया 45 ओके। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है cos अल्फा प्लस बीटा, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको लिख देंगे cos अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली 45 प्लस 45, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो आपका कौन सा आंसर सही है, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपका 5th क्वेश्चन दे रखा है 8 cot स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए। तो देखो प्यारे बच्चों 8 को हम सिमिलर लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपका क्या कॉमन आएगा 8 cot स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए। यहां से आपका 8 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा cot स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो बच्चों ये वैल्यू अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया था आपको, तो ये वैल्यू 1 की होती है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 दैट मीन्स 8 इज योर करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएगा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन दे देगा जो कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने एमसीक्यू बेस में दिया है, जबकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो बच्चों जब भी आपको अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन दे और वो रूट में दे रखा हो, यानी कि रूट के अंदर या फिर अंडर रूट के अंदर ये आपको क्वेश्चन दे रखा हो, तब भी हमेशा आपको क्या करना है, हरों का परमेयीकरण करना है। हरों का परमेयीकरण का मतलब है यहाँ पे आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन थीटा का। अगर यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा का। यानी कि सिर्फ साइन चेंज कर कर डिनोमिनेटर की तरह डिनोमिनेटर को देखकर, यानी कि हर में जो संख्या दे रखी है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सिमिलर रहेगा। अब इसका जब साइन बदलेगा तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और ये पूरा किसमें है बच्चों, रूट में है। आपको रूट में ही रखना है और सॉल्व करना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो आप इसको लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है आपकी प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्या बना, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो है ही आपके पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इस चीज को लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो हम इस चीज को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब क्या करते हैं बच्चों, जितना भी प्लस में दे रखा है सबको अलग अलग डिवाइड कर दो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका आंसर क्या होगा वो बताना है। तो देखो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को सिमिलर रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये अंडर रूट में होगा। जब इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों वन टाइम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इसको हम सिंपल करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको एक आइडेंटिटी पता ही होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आपका आंसर निकल कर आएगा टेन थीटा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टेन थीटा इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, एवेल्यूएट साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। यानी कि यहाँ पे साइन की जितनी भी वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी टेबल बताई, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर
प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल करेंगे, जब सिंपल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। जब इसको सिंपल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। 4 की टेबल में 4 1 टाइम तो ये 1 ही रहेगा। 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम तो 2 1 जा 2 प्लस 4 की टेबल में 4 1 टाइम 3 एज वेल एज रहेगा। 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम और ये आ जाएगा 4। जब इसको सिंपल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 7 और 3 10/4। जब इसको सिंपल करेंगे ये 5 टाइम और ये 2 टाइम सो 5/2 इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45। इसकी आपको वैल्यू बतानी। तो प्यारे बच्चों 4 को सिमिलर रहने देंगे। cot स्क्वायर 30 मैंने आपको बताया था cot 30 की वैल्यू क्या होती है। cot 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin 60। तो बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 4/3 प्लस 1/3/4 प्लस माइनस 1/2। बच्चों ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे आपका इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया 6 तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम 2 4 जा 8 प्लस 8 और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम तो -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 3/6। तो 16 में से 3 जब गए तो यहाँ पे बचा आपका आंसर 13/6 योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप से है जिससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि 10 के अंदर ये दे रखा है। अगर यहाँ पर आपका ये 10 है तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू चेक करनी है कि ये वैल्यू कितने की है। तो यहाँ पे दे रखा है 10 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो 10 के अकॉर्डिंग 1 वैल्यू होती है 45 की तो हम लिखेंगे 10 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 45 क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी बराबर की वैल्यू को चेक करेंगे। 10 से 10 को कंपेयर किया ये हट जाएगा और ये आ जाएगा 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 45। बच्चों इस नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 30 और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 15। 3 की टेबल से इसको कट किया 5 टाइम तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। x की वैल्यू निकल कर आएगी 5 डिग्री। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है बच्चों। तो इसने ये बोला है कि कोई ट्राइंगल है जो ABC है ओके इनके इंटीरियर एंगल तो वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों। हम जानते हैं कि एंगल के ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है 180 यानी इन ट्राइंगल ऑफ ABC हम जानते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू है 180। अब आपको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। इधर क्या दे रखा है BC और A है एक तरफ तो हम A को उधर शिफ्ट करेंगे B प्लस C इक्वल्स टू
180 माइनस ए। अगर यहाँ पर बच्चों बी होता तो हम बी को शिफ्ट करते और ए और सी को उधर रखते। अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग, अब यहाँ पे क्या है 10 है ना, टेकिंग 10 बोथ साइड। हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 लेने पर। जब दोनों पक्षों में बच्चों 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10 बी प्लस सी। इस स्टेप से पहले बच्चों एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ पे लिखवा देती हूँ, क्योंकि डिवाइड बाई 2 कर रखा है वो पहले ही कर देते हैं हम, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना होगी। तो बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर। पहले डिवाइड करो या बाद में 10 ले लो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 माइनस ए अपॉन 2। इस चीज को हम बच्चों लिख सकते हैं b प्लस सी सेम रहेगा, ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। जब हम इसके, अब यहाँ पे 10 है तो अब दोनों साइड में 10 लेंगे, तो टेकिंग 10 बोथ साइड, यानी दोनों साइड में क्या लेना है 10। हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 लेने पर। जब दोनों पक्षों में 10 लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 90 माइनस ए बाई 2। तो आपको पता होगा बच्चों कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा। अब थीटा क्या होता है, जो एंगल दे रखा है। तो ये हो जाएगा 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ये है तो ये हो जाएगा कॉट ए बाई 2। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में भी है। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, आपको बस क्या करना है, इसको इस स्टेप में इंटीरियर एंगल का टोटल जो दे रखा है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो जब tan थीटा कॉमन आ रहा है तो tan थीटा को बाहर लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा tan थीटा सिमिलर रहेगा, नीचे नीचे का एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई, तो यानी कि sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इधर तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आएगा sec थीटा माइनस 1। ओके बच्चों, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan थीटा, ऊपर क्या बचा आपके पास sec थीटा और sec थीटा 2 sec थीटा अपॉन नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 sec थीटा सेम रहेगा अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, स्क्वायर से एक tan थीटा खत्म, तो हमारे पास क्या बचा है 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा। अब हम वैल्यू रख देते हैं, 2 को सेम
सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 कोसेक थीटा वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोसेक cos 4a माइनस साइन 4a, तो cos 4a माइनस साइन 4a, प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ पे a और b की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह है cos स्क्वायर a और b की जगह है साइन स्क्वायर a, तो उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये तो हो गया आपका a प्लस b, a माइनस b क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब आप लोगों को पता है कि ये वैल्यू कितने की होती है 1 की, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके बच्चों, अब हम इस चीज को, हमें पता है 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे सेम ही आएगा, cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमें पता है कि साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a को सेम रहने दो, माइनस को भी सेम लिखते हैं, इसकी जगह लिख देंगे ये वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए सेम रहेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का प्लस, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अंडर रूट ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी अंडर रूट में दे रखा हो उसका रेशनलाइजेशन कर दो, जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, और ये दे रखा है आपको प्लस अंडर रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। जब हम इस चीज को सिंपल करेंगे तो इस चीज को सिंपल करने पर सेक वाले टर्म को आप कॉस में बदल दीजिए, तो कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 है, इसको आप लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाला टर्म हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 की जगह कॉस थीटा लिख दीजिए और सेक थीटा की जगह 1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो जब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चों तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो साइन बदलकर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, इसको सिमिलर रहने देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा सेम रहेगा। इस चीज का रेशनलाइजेशन करना है, माइनस का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बच्चों ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये a 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, प्लस इस चीज को भी करेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे शो कर देती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब इस चीज को सिंपल करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम क्या है हमारा, सेम है, एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चों 2 कोसेक थीटा। तो आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या निकल कर आया 2 कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना लास्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री से, वो इस चैप्टर से इस पैटर्न पर रहता है। तो आपका यहाँ पर 2 कोसेक थीटा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पीपीटी यही खत्म हो गई, अब आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे यशपाल जी सर। तो वेलकम जी यशपाल जी सर। बंदर जैसी हरकतें करना जरूरी है। जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया, गुरुन 4.0 रीलोडेड। शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, लेसन नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। आज हम इकोनॉमिक्स की 4th लेसन की स्टडी करेंगे। उसमें से जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी फिल इन ब्लैंक क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी 1 लाइन 1 वर्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बने रहिए गुरुन चैनल के साथ। आप लोगों के लिए ये क्लास लगाई जा रही है और आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए गुरुन चैनल के साथ। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं क्लास 4th लेसन ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991? भारत सरकार ने 1991 में व्यापार नियमों को उदार क्यों बनाया था? क्या कारण था कि भारत सरकार ने 1991 के अंदर व्यापार के लिए एक नया रूल रेगुलेशन एक्ट पारित किया? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं। यस, फर्स्ट ऑप्शन, गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। सरकार पश्चिमी देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखना चाहती थी। बी, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस टू ऑल। सरकार सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना चाहती थी। गवर्नमेंट वांटेड टू इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ कम्पेट इन द वर्ल्ड मार्केट। सरकार चाहती थी कि भारतीय उत्पादन विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करें। गवर्नमेंट वांटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी, यानी सरकार भारतीय मुद्रा के बराबर विदेशी मुद्रा चाहती थी। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर जो है वो जाता है सी ऑप्शन, यानी कि सरकार ये चाहती है कि वह भारतीय उत्पादन विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए लेके आए। सरकार ये चाहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भारत के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ किया जाए। तो भारतीय ट्रेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए यहाँ पर ये नियम लाया गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यस, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका, गेट वॉज रिप्लेस्ड बाय विच द
ऑफ द फॉलोइंग यानी गेट को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? यस, गेट जो 1986 के अंदर स्टेबलाइज किया गया था और इस गेट के बाद 1995 के अंदर यहां पर WTO यानी कि इसको स्टेबल किया गया। तो यहां पर विश्व व्यापार संगठन, इससे यहां पर स्टेबल किया गया था। इस संस्था को विस्थापित करने का मेन उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन रहा था। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यस, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स, निष्पक्ष वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण। इंटरनेशनल लेवल पर जब एक कंट्री विश्व के अनेक देशों के साथ में, अनेक कंट्रीज के साथ में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस हर सेक्टर में जब उनके साथ में जुड़ जाती है, जब उनके साथ पार्टिसिपेट कर लेती है, भले वो एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ट्रेड है, हर सेक्टर में जब जुड़ जाती है तो ऐसे में ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, वैश्वीकरण हो जाता है। तो वैश्वीकरण का निष्पक्ष अर्थ क्या है? आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। यस, वैश्वीकरण के लाभों को समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। वैश्वीकरण उचित नहीं है। वैश्वीकरण के लाभों को लोगों के समृद्ध वर्ग द्वारा छीन लिया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के लाभों को असमान रूप से साझा किया। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट है। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, यानी ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए कौन सा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, सामने फर्स्ट ए ऑप्शन, ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल फिजिकल राइट्स यानी व्यापार संबंधित अंतरराष्ट्रीय भौतिक अधिकार। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल फिजिकल राइट्स यानी व्यापार संबंधित बौद्धिक भौतिक अधिकार। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स यानी व्यापार संबंधित अंतरराष्ट्रीय संपत्ति अधिकार। बेटा इसका राइट आंसर आपके सामने ये रहा, सी ऑप्शन, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि व्यापारिक संबंधित बौद्धिक संपदा। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, फिफ्थ क्वेश्चन। यस, क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन? द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू, यानी दुनिया भर के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे आम मार्ग क्या रहा? दुनिया भर के अंदर MNCs यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्टेबलाइज की गई और इसका मेन पर्पस क्या रहा, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा था? स्क्रीन बोर्ड पर आपके ये क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नए कारखाना स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी बनाना या मौजूदा स्थानीय कंपनियां खरीदना। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में आ चुके हैं कई बच्चों के। यस, यहाँ थर्ड सी ऑप्शन आपका राइट है, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी यानी फॉर्म पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज। यस, स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर ये रहा, सिक्स्थ क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस, द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, यानी WTO के महानिदेशक को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर? बहुत सारे बच्चे इसमें कमेंट दे रहे हैं, लगातार रिप्लाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं सभी बच्चों से कि आप जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर दें। और एक बात बेटा मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, मैं जब भी कमेंट के अंदर देखता हूं तो एक दो चीजें ये हो जाती है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने क्लास होता है, जैसे ही स्क्रीन बोर्ड पर स्लाइड पर क्वेश्चन आता है तो आप क्विक एंड आंसर जो है जल्दी से दे देते हो फास्ट, लेकिन थोड़ा सा उस क्वेश्चन को पढ़िए। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। यस, ये क्वेश्चन तो आपके एकदम आसान है। यस, WTO के महानिदेशक को कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? क्या लिखा आपने क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पर कई बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा है तो कुछ ने 5 ईयर यानी कि 5 साल का WTO का बताया गया है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर है
5 ईयर। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्या है क्वेश्चन का आंसर? सामने देखिए, सेज का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ सेज, सेज का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए साउथ एशियन इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, साउथर्न इकोनॉमिक जोन या संघाई इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आते हैं और इसमें से सही क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, दक्षिणी आर्थिकी क्षेत्र, साउथर्न इकोनॉमिक जोन। यस, सी ऑप्शन आपका राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस, स्क्रीन बोर्ड के ऊपर क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन। यस, the past 2 decades of globalization have seen rapid movements in, वैश्वीकरण के पिछले 2 दशकों में तेजी से बदलाव देखा गया है। क्या बदलाव देखा गया है? यहाँ आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ही राइट जाता है, गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन काउंटीज, यानी काउंटीज के बीच में अच्छा सेवाओं और निवेश। बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट जाता है। अब आप कहोगे कि काउंटीज क्या है सर? तो यहाँ पर काउंटीज का मतलब होता है प्रदेश, जिले या कोई क्षेत्र, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं प्रदेशों के बीच, जिलों के बीच अच्छा सेवाएं देना और निवेश करना, यही वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर क्या है इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इज बीइंग प्रमोटेड बाय, वित्तीय सेवाओं के वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कौन दे रहा है वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा? आपके स्क्रीन बोर्ड पर ए ऑप्शन है IBRD, बी ऑप्शन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी है IMF, डी है IFC। तो यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, IMF, यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, स्लाइड पर 10 क्वेश्चन सामने देखिए, क्या है क्वेश्चन? वर्ल्ड बैंक वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर ऑफ, यानी विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक जुलाई 1944 में स्टेबलाइज हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। Where is the headquarter of IMF? IMF का मुख्यालय कहाँ है? यस, ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है जेनेवा, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क एंड डी ऑप्शन है वाशिंगटन DC। यस, आपके आंसर का टाइम पीरियड समाप्त होता है। यस, डी ऑप्शन राइट है, वाशिंगटन DC। यस, नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, सामने आपका क्वेश्चन रहा ये 12वां क्वेश्चन है आपके, कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादन इससे होता है। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन से देश में कारगिल फूड्स MNC यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़े स्तर पर उत्पादन करती है? आप ये बताइए कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस देश के द्वारा कारगिल फूड्स के माध्यम से किया जाता है? ए ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यस, डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO। तो यह मैं आपको बता दूं, यह स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब आप ये चॉइस कीजिए कि स्विट्जरलैंड का कौन सा शहर इसमें से आता है। यस, ए ऑप्शन है जिनेवा, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है हेग और डी ऑप्शन है वाशिंगटन DC। यस, क्वेश्चन के आंसर बहुत ही सटीक आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जेनेवा। यस, आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी राइट है। नेक्स्ट स्लाइड पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस, 14 क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इश्यूड आफ्टर द मेनी इयर्स, विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के बाद जारी की जाती है? विदेशी व्यापार की नीति कितने सालों के बाद जारी की जाती है? यस, 5 ईयर यानी कि बी ऑप्शन। यस, नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। आप यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हो, क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन द ईयर ऑफ, भारत सरकार द्वारा नई नीति अपनाई गई थी, आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ये किस वर्ष अपनाई गई थी? आपके हिसाब से कौन सा होगा क्वेश्चन का आंसर? 1991, 1990, 1993, 1992। तो इनमें से क्वेश्चन का आंसर आपका जाता है ए ऑप्शन 1991। आज के लिए बस इतना ही। इकोनॉमिक्स की क्लास में ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के इस लेसन में मैंने आपको बताए 15 क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगा आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस की क्लास, फर्स्ट लेसन। और उस समय के लिए जब तक आप करते रहिए तैयारियां गुरून 4.0 रीलोडेड में आपका सदैव स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।